नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने लास्ट क्लास में देखा था जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको एक एक शब्द करके हमने शब्द समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम में मैंने बताया था आपको कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा प्रस्तावना से संबंधित ही होगा और यहाँ से परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे हम। और प्रस्तावना में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उससे संबंधित क्या क्या विवाद हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं, पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था उसमें राष्ट्र की प्रकृति के बारे में देखा था। प्रकृति में हमने देखा था कि जो भारत की प्रकृति होगी वो उसमें चार चीज़ें शामिल की गई थी। कौन कौन सी थी? पहला था उसमें संप्रभु राष्ट्र, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभु राष्ट्र, एक ही चीज होती है। दूसरा था उसमें समाजवादी। तीसरी विशेषता थी राष्ट्र की प्रकृति में पंथनिरपेक्ष। और चौथी जो मुख्य विशेषता थी वो थी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये चार विशेषताएं हैं हमारी प्रस्तावना में भारत की बताई गई हैं कि भारत की जो प्रकृति होगी वो ये चार टाइप की होगी। संप्रभु राष्ट्र होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी भी आंतरिक या बाह्य किसी भी दबाव से एकदम स्वतंत्र होगा। समाजवादी की स्थिति मैंने बताई थी आपको, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चार प्रकृति बताई गई हैं इसमें। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से भारत की कौन सी प्रकृति नहीं है, इन्हीं में से विकल्प दे देगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने कि न्याय, जो भारत के नागरिक हैं उनको कितने प्रकार का न्याय दिया गया है प्रस्तावना के अनुसार। तो उसमें 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखें स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचारों की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है इसमें। 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो को कुछ मुख्य की पॉइंट्स हैं। राष्ट्र की प्रकृति में 4 चीज़ें हैं। न्याय में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात यदि हम करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसी प्रकार 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ है वो कब कब हुआ है और उस संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, तो यदि संशोधन की बात करें हम तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। वो संशोधन हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यह हुआ था 1976 में। ठीक है, एक ही बार संशोधन हुआ है और उस संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, जो हमने अभी देखा था राष्ट्र की प्रकृति में, पंथनिरपेक्ष, ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के तहत एक ही बार हुआ था, एक ही बार 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, तो एक ही बार संशोधन हुआ है।
इसके बाद हम आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है प्रस्तावना से संबंधित वो क्या है। यहां से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वह भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, मतलब भारतीय संविधान का कोई अंग है या फिर कोई एक्स्ट्रा में है वो चीज़। ठीक है, इस बात को लेकर कई बार एक विवाद बना रहा काफ़ी लंबे समय से, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसले दिए। इससे संबंधित बहुत सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें यदि हम बात करें तो बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य केसेस हैं वो 4 केस हैं। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित जो है सबसे पहला जो केस आया विवाद की, यदि हम बात करें विवाद, तो सबसे पहले केस आया था 1960 में। 1960 में केस था बेरुवाड़ी संघ केस, एक बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस क्या था? बेरुवाड़ी केस एक पूर्वी बंगाल में, जो कि उस समय जो है एक पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान भाग हुआ करता था, उसी में एक स्थान का नाम है बेरुवाड़ी। ठीक है, उस बेरुवाड़ी जगह को भारत सरकार ने पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि क्या भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वह किसी भारत के भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना से संबंधित, अच्छा प्रस्तावना से ये चीज़ कैसे लिंक होती है? प्रस्तावना में एक शब्द आया जो कि बाद में जोड़ा गया अखंडता, लेकिन उससे पहले एक शब्द था राष्ट्र की एकता, कि राष्ट्र की एकता का मतलब है यूनिटी। मतलब क्या भारत सरकार के पास या फिर संसद के पास ये अधिकार है कि वह भारत की जो एकता है, यूनिटी है, उसको खंडित कर सकती है? क्या वह खंडित करने का मतलब कि उसके टुकड़े कर सकती है, उसका कोई भाग, कोई पर्टिकुलर लैंड्स किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या दी कि प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण इसमें बताई गई, बेरुवाड़ी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन संविधान निर्माताओं की मंशा समझने के लिए, मतलब उनका क्या आशय है, इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे, कि प्रस्तावना एक आधार होगी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का आशय समझने के लिए। तो उसका अपना एक महत्व तो है, लेकिन पर्टिकुलर वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरुवाड़ी केस 1960 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण केस था वो दूसरा था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ये था आपका केरल राज्य बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह था आपका 1973 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है भारत के इतिहास में। 1950 से, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक यदि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए केसों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण केस में इसकी गिनती आती है, जो केशवानंद भारती केस में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले दिए, ऐतिहासिक फैसले दिए। ठीक है, उससे मतलब एक संविधान को सुरक्षित करने का, मतलब संशोधनों के जो संशोधन कर रही थी संसद, उन संशोधन को रोकने के लिए, उसकी लिमिट बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें डिसीजन दिए। केस क्या था? सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि उसने जो 1960 में अपना फैसला दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ठीक है, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार भारतीय संविधान के 22 भाग, एक एक भाग उसका अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना भी अपना एक महत्व रखती है और वह उसका अभिन्न अंग है। ठीक है, ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मतलब क्या हुआ इसमें कि जो संसद जो है वो संविधान में मतलब निरंतर एक संशोधन करती जा रही थी, उससे जो है जो संविधान की मूल भावना थी उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचने का एक डर था कि हो सकता है कि संसद पूरे ही संविधान को पूरा पलट के रख दे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्याख्या दी इसी केस में, केशवानंद भारती केस में ही, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, मतलब मूल ढांचा का सिद्धांत। उसमें बोला गया कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन
वह जो संविधान का मूल ढांचा है, उसकी जो मूल भावना है, उसके साथ वो कोई खिलवाड़ या उसमें कोई भी संशोधन, किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। और जो मूल ढांचा क्या है, वह मूल ढांचे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसको जो है एक साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पर जब भी आवश्यकता हमें महसूस होगी, हम बताएंगे कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग मान लिया गया। ठीक है, अब इसी बात को एक तीसरा केस आता है आपका, जो काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, वो है SR बोम्मई केस। SR बोम्मई केस ये आता 1994 में। SR बोम्मई केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया था केशवानंद भारती केस कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी बात को एक मजबूत तरीके से कहा। उसी बात को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को दोहराते हुए और एक मजबूत स्थिति के साथ पेश किया और कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। मतलब अपनी ही बात को मजबूत तरीके से दोबारा से उसने व्याख्या दी। तीसरा केस आता है इसमें आपका LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया केस ये आया था आपका 1995 में। इस बात में भी केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, उसी बात को यहाँ पर भी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी और कहा कि प्रस्तावना अपना वही महत्व रखती है जो कि भारतीय संविधान के बाकी भाग 22 भाग अपना एक पर्टिकुलर महत्व रखते हैं, ठीक वैसे ही प्रस्तावना भी अपना एक महत्व रखती है। और जहाँ कहीं भी संविधान में कोई संशय की स्थिति होगी, मतलब कोई स्पष्ट चीज़ नहीं हमें होगी, तो उस स्थिति में उस डिसीजन को देने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हम जो है प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं और प्रस्तावना से उस चीज़ को समझा जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें विवाद की, तो ये 4 मुख्य केस आते हैं। बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, उसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद SR बोम्मई केस आया था 1994 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती केस में दिए गए फैसले को दोबारा से व्याख्या दी और बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। ये 4 महत्वपूर्ण केस हैं, ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित। और यदि 4 में भी हम बात करें तो वनडे एग्जाम में सामान्यतः इन 2 ही केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना और केशवानंद भारती केस में उसको मान लिया गया। ठीक है, लेकिन इन बाकी 2 केसेस में केशवानंद भारती केस में दिए गए फैसले को ही पुरजोर तरीके से, मतलब एक मजबूती के साथ दोबारा से व्याख्या दी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और इससे संबंधित जो भी विवाद थे उनको मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से, और अच्छे से आप उसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद भी आपका कोई यदि क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।